नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां है वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी का एक और नया अध्याय। और नया अध्याय है हमारा अध्याय 5, अधिकार 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 अधिकार। ये मेरा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार पूरे होने चाहिए, ये अधिकार मिलना चाहिए, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार, अधिकार 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 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी किताब का अध्याय 5 है अधिकार, और जिसका है लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर नंबर 1 में आपका भी एक अधिकार है कि आप जाने कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले जो होता है वो हमारा परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आपको यह समझाया जाता है कि एग्जैक्टली ये चैप्टर किससे डील करता है, किन बातों पर ये चैप्टर चर्चा करता है। उसके बाद बात आती है अधिकार क्या है, ठीक है, व्हाट इज राइट, अधिकार क्या होते हैं, अधिकार कहां से आते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कहां से आते हैं, कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता, ठीक है, जो कानूनी अधिकार है वो, और जो हम राज्य की बात करते हैं, तो सरकार की जो पावर है उसकी बात करते हैं वो। उसके बाद हम बात करेंगे अधिकार और जिम्मेदारियां। एक प्रकार से अधिकार और जिम्मेदारियां अधिकार और कर्तव्य की बात करेगा कि कर्तव्य और अधिकारों में क्या अंतर है और किस प्रकार से दोनों का रोल है। पर आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज हम लोग पढ़ेंगे परिचय और अधिकार क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, परिचय या इंट्रोडक्शन। देखिए बच्चों, वैसे मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि अधिकार के बारे में शायद आपको ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अधिकार वाला जो चैप्टर है वो आप पूरा का पूरा बड़े अच्छे से भारतीय संविधान वाली किताब में पढ़ चुके हैं। जब भारतीय संविधान वाली किताब में पढ़ चुके हैं तो फिर गुरुजी हमें यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता क्या है? थोड़ा सा मैं आपको दोनों किताबों में डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पर आप एग्जैक्टली जानेंगे कि अधिकार का अर्थ क्या होता है। वैसे ये बात मैंने भारतीय संविधान में जब अधिकार पढ़ाए थे तब भी अधिकार की बहुत प्यारी, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद डेफिनेशन आप लोगों को लिखाई थी। तो अधिकार क्या होते हैं, ये अधिकार क्यों आए, कहां से शुरुआत हुई, जो मतलब कहते हैं ना कि जो फिलोसफी है, जो सोच है, वो सोच आपको यहां पता चलेगी। और इस सोच पर जो अमल किया भारत के संविधान ने वो आपको वहां पता चलेगी उस वाली किताब में। और जिस प्रकार से हमने हमारे 6 मौलिक अधिकारों के बारे में उस किताब में पढ़ा कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, विस्तार से विस्तृत पर चर्चा करी, संपत्ति के अधिकार पे हम लोगों ने चर्चा करी। ये सब कुछ भारतीय संविधान का जो अधिकार वाली चैप्टर था, चैप्टर 2 था, वहां पर उसमें हमने बड़े अच्छे से चर्चा कर ली। अब ये वाली जो किताब है ये अधिकारों के बारे में बताएगी हमें अधिकार एग्जैक्टली होता क्या। अभी तक हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। हम इस किताब का परिचय की राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए पढ़ना क्यों आवश्यक है ये हम लोग जान चुके हैं। हमने स्वतंत्रता को समझा, हमने फ्रीडम को समझा, फिर हमने समानता की बात करी। समानता के बाद हम सामाजिक न्याय की तरफ हम लोग आए और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को संपूर्ण करके आज हम लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम उस अधिकार के चैप्टर का परिचय, इंट्रोडक्शन पे खड़े हैं। देखिए बच्चों, अधिकार या राइट्स जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट्स कहा जाता है। सीधी सी बात यह है, अधिकार या राइट क्या होता है? जिस पर आप अपना दावा करते हैं, आप कहते हैं ये मेरा हक है, बस वो जो हक कहा जाता है ना वही अधिकार है। कि साहब ये मेरा हक है, ये हक मुझे मिलना चाहिए, वही अधिकार है। जब आप कहें कि मुझे पढ़ने का हक है, मैं क्यों ना पढ़ूं, जब आप ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे हक है, वही अधिकार है। सीधा सा आम भाषा में यही अधिकार होते हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे। पर आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे इस पूरे चैप्टर में अधिकारों के बारे में। ये चैप्टर वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो अप्रोक्सीमेट लेक्चर 4 या लेक्चर 5 तक ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं, तो हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें हम हमारे अधिकारों की चर्चा करते हैं। ये तो मेरा अधिकार है। हम स्कूल में भी जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं मैम ऐसा क्यों, ये तो मेरा अधिकार है। हम बहुत सी बार सुनते हैं ये हमारा अधिकार है। आप काफी बार न्यूज़पेपरों में देखोगे कि ये जो अधिकार है, इन अधिकारों से इतने लोग आज भी वंचित हैं, ठीक है, ये अधिकार नहीं मिला हुआ। आज उस बड़े जो वैश्विक मंच है वहां पर इस वाले अधिकार की मांग हुई है। तो हम अधिकारों की जो बात है, ये जो अधिकार शब्द है हमारी डेली लाइफ में रोज हमारे कानों में गूंजता है और उन अधिकारों पर हमारी चर्चा होती है। हम डिस्कशन करते हैं, हम डिबेट्स करते हैं, चाय की थड़ी से लेकर करके देश की संसद में तक ये चर्चाएं होती हैं कि किसका क्या अधिकार है, कौन से अधिकार देने चाहिए और कौन से अधिकार नहीं देने चाहिए। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अधिकारों की चर्चा करते हैं।
लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं। अब लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते, और लोकतांत्रिक देश तो हैं, उसमें तो बड़े गर्व की बात है, परंतु विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा मतदाता हैं, वोटर्स है, एक ऐसा देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। और उस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने से भी ज्यादा अगर मुझे किसी बात पर गर्व होता है, वो ये होता है कि पूरी दुनिया में सबसे सफलतम लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो वो भारत है, वो इंडिया है। तो एक ऐसे देश के सदस्य होने के नाते हमें वोट देने के अधिकार पे हम चर्चा करते हैं, राजनीतिक पार्टियां बनाने पर हम चर्चा करते हैं, चुनाव लड़ने जैसे जो अधिकार है इन पर हम लोग चर्चा करते हैं कि वोट देने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जब संविधान सभा में ये बात चल रही थी कि भैया वोट किसको देने का अधिकार हो, किसको नहीं हो, यही एक ऐसा मुद्दा था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, की भैया सभी वयस्कों को, सभी जो एडल्ट व्यक्ति हैं, जब उस समय एडल्ट की जो एज 21 रखी गई कि 21 वर्ष से सभी ऊपर के जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। यही एक ऐसा कानून था भारत की संविधान सभा में जो कि बिल्कुल सब उस पर एग्री हो गए, सबने एक बार में बोला हाँ पास पास पास, बिल्कुल ये कानून संविधान में लिख दिया जाए। तो वोट देने के अधिकार को हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी महत्व देते हुए उसको पहली बार में सबने एक्सेप्ट कर करके सबको वोट देने का अधिकार दिया। तो वोट देने का अधिकार, राजनीतिक पार्टियां बनाने का भी अधिकार हमारे संविधान ने सबको दिया है। हमारे यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है जहां पर कोई भी व्यक्तियों का समूह मिलकर करके क्या कर सकता है, अपना दल बना सकता है। और दल किस लिए बनाया जा रहा है, राजनीतिक दल की एक पहचान है, आपने कक्षा 10 में पढ़ी है कि लोगों का समूह जो चुनाव लड़ता हो और सत्ता पाना चाहता हो, सत्ता का अधिकारी बनना चाहता हो, ऐसे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। तो राजनीतिक पार्टी बनाई क्यों है, चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव क्यों लड़े जा रहे हैं, सत्ता में आने के लिए। तो यहां पर वोट देने के, राजनीतिक पार्टियां बनाने के, चुनाव लड़ने, ऐसे अधिकारों की बातें भी होती हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं, तो अब लोग अधिकारों में नई नई मांग भी जोड़ लेते, नहीं ये भी हमारा अधिकार है, ये भी हमें मिलना चाहिए, ये भी हमें मिलना चाहिए। यहां पे जो तस्वीर दिखाई गई है वो वोट मतदान के से दिखाई गई। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार, सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा जताया जा रहा है। देखिए, अब आमतौर पर स्वीकृत नागरिक का मतलब क्या है, देश के द्वारा स्वीकार है, मतलब हमें सिटीजनशिप हमें मिली हुई है कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो हर व्यक्ति किसी न किसी देश का नागरिक होता है। तो उस देश के नागरिक होने के साथ और एक राजनीतिक अधिकारों के अलावा कि साहब हम इस देश के नागरिक हैं, इस नागरिक होने के साथ हमें ये जो राजनीतिक अधिकार है, कौन से, वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, ये जो अधिकार है ये तो मिलने ही चाहिए क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। और देश के नागरिक है तो हमारा पूरी जिम्मेदारी बनती है और यह हमारा अधिकार भी है कि जो देश को चलाएंगे उन पर हमारा भी शासन होना चाहिए, हम भी उनको चुन सके, उनमें वहां तक हम भी पहुंच सके। ये राजनीतिक अधिकारों तो बात सही है, इसके अलावा भी हम और कुछ भी अधिकार चाहते हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार। सरकार में जो लोग बैठे हैं, शासन में, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी हमें सूचना होनी चाहिए, इसका भी हमारे पास अधिकार होना चाहिए। मतलब ये मेरा हक है कि सरकार क्या कर रही है मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार किसकी है, जनता की है, और तो जनता को तो पता होना चाहिए कि भैया सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो मेरे पास सूचना का अधिकार होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का अधिकार होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, और नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। तो सूचना का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि भारत में 2005 में RTI लेकर के आया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि वह सबको सूचना का अधिकार होगा। स्वच्छ वायु का अधिकार, हमें स्वच्छ वायु लेने का अधिकार है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि साफ पानी, साफ हवा देश की जनता को, देश के लोगों को प्रोवाइड कराए। तो स्वच्छ वायु का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है बच्चों, और उस जीवन में वायु का, पानी का इनका बड़ा योगदान है। सुरक्षित पेयजल का अधिकार, कि हमें साफ पानी मिलना चाहिए। ये सुरक्षित पेयजल के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 के तहत रखा है, अनुच्छेद 21 के तहत रखा है बच्चों। अनुच्छेद 21 के तहत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है कि ये जीवन यापन के लिए बड़े आवश्यक है, ठीक है। और आर्टिकल 21 क्या है, आपको सभी को पता है, राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, जीवन जीने के लिए वो महत्वपूर्ण है, तो उसमें भी ये बातें रखी जाती है।
जहां हम प्राय अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में तो हम अधिकारों की बात करते ही हैं कि साहब राजनीति में हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, वोट डालने का, चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का। सामाजिक जीवन में जैसे समानता का अधिकार मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी का अधिकार मिलना चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए, ये सारे हमारे पास होने ही चाहिए। इसके अलावा हम सामाजिक व्यक्तिगत संबंधों में भी बात करते हैं। ठीक है, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में बात करें, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में क्या है कि एक एक इंडिविजुअल का भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, एक पुरुष दूसरे पुरुष से श्रेष्ठ ना हो, एक महिला दूसरे महिला से श्रेष्ठ ना हो, एक महिला एक पुरुष से, एक पुरुष एक महिला से, इस प्रकार से नहीं, किसी में कोई भेदभाव। यह मेरा अधिकार है कि मैं भी आगे जा सकूं, यह मेरा अधिकार है मैं भी अपनी कैपेसिटी को दिखा सकूं। तो यहां पर क्या है कि हम राजनीतिक और सार्वजनिक तौर पर ही नहीं कर रहे, पब्लिकली तौर पर ही हम नहीं मांग रहे, हम हमारे इंडिविजुअल तौर पर भी मांग रहे अधिकार कि साहब मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना ही चाहिए। ठीक है, कि मुझे भी अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का अवसर मिलना ही चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो हम अधिकारों की जो चर्चा करते हैं वो राजनीतिक रूप, सार्वजनिक रूप, सामाजिक रूप और व्यक्तिगत रूप चारों में कर रहे हैं। राजनीतिक और सार्वजनिक का मतलब है जो पूरी पब्लिक को दिए जा रहे हैं, और सामाजिक और व्यक्तिगत का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर समाजों को दिए जाए, या किसी एक एक इंडिविजुअल की भी जब बात आ जाती है वो इसमें आ जाते हैं। हम अधिकारों की चर्चा हर पहलू में करते हैं। मसलन हम अपना करियर चुनने और देश में बेरोक टोक घूमने के अधिकारों की बात करते हैं, और तो न केवल वयस्क मनुष्य के लिए बल्कि बच्चों, गर्भस्थ भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। हम अब अपना करियर चुनने के लिए कि साहब मैं मेरा करियर अपने हिसाब से चुनूंगा, मुझे जिस चीज में बेहतर लगेगा मैं उसमें काम करूंगा, मुझे इस चीज का अधिकार चाहिए। और यहां तक कि लाइफ पार्टनर, जीवन साथी चुनने के लिए भी अधिकार की बात होती है कि साहब ये तो मेरा पर्सनल अधिकार है कि मुझे किसके साथ जीवन बिताना है और किसके साथ जीवन नहीं बिताना। इसलिए काफी लोग क्या कहते हैं कि नहीं साहब हम तो हमारी मर्जी से शादी करेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है कि भैया मैं किसके साथ जीवन बिताना चाहता हूं या नहीं बिताना चाहता हूं। तो ये भी आर्टिकल 21 के तहत वैसे छूट है कि भाई आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। परंतु जीवन में एक बात कह देता हूं बच्चों, माँ बाप के खिलाफ जाकर करके जो फैसले होते हैं वो मैं थोड़ा उचित नहीं मानता। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है, और जब माँ बाप कहीं रिश्ता देखते हैं, वो ढूंढते हैं, लड़का लड़की ढूंढते हैं, तो वो बहुत कुछ गुण देख करके ढूंढते हैं। ठीक है, बहुत कुछ गुण देख करके ढूंढते हैं। और मतलब अगर कोई लड़की के घर वाले किसी को पसंद कर रहे हैं तो मतलब ये बड़ी बात है कि उन्होंने कुछ ऐसे गुण देखे हैं जो वो आपको पसंद कर करके मतलब अपनी जो बेटी है वो आपको सौंप कर करके जा रहे हैं। तो इसलिए माँ बाप पर विश्वास रखना चाहिए, ये नहीं कि हाँ बस हमारी मर्जी हमारी इच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ वो एक हद तक ठीक है कि भाई आप जिसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बातचीत होनी चाहिए, सब कुछ हद तक ठीक है। परंतु माँ बाप की जो बात है वो सर्वोच्च है, वो सबसे ऊपर रहनी चाहिए, मेरी नज़र है, बाकी सबका अपना है। तो करियर चुनने में, शादी के मामले में हम सबको लोग क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं कि हमारे पास ये अधिकार है पूरे देश में बेरोक टोक घूमने के लिए। और यहाँ तक सिर्फ वयस्क मनुष्यों की बात नहीं करी गई है, गर्भस्थ जो भ्रूण, जो मतलब जो माँ के पेट में जो बच्चे रहते हैं उनके भी अधिकारों की बात है। जैसे कि एक कि भैया जो भ्रूण है उसमें नहीं मारा जाएगा, बच्चे को नहीं मारा जाएगा। पहले के समय में क्या है कि पहले लिंग की जांच करा ली जाती थी। जब माँ के पेट में, गर्भ में बच्चा होता था तो जांच करा ली जाती थी लड़का है या लड़की है। तो बड़े दुखदायी बात है कि लड़की होती थी तो उसको वहीं खत्म कर दिया जाता था, उसको संसार में आने भी नहीं दिया जाता था। बड़ी दुख की बात है। बाद में सरकारों ने इस पर बहुत गजब के एक्शंस लिए, सारी जगह, सारे जितने भी डायग्नोसिस सेंटर है सबको मना कर दिया कि कानूनी अपराध है अगर किसी ने भी अगर लिंग की जांच कर करके जानकारी दी और उसके बाद भ्रूण हत्या होती है तो बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ा दंडात्मक अपराध इसको घोषित करा गया। जितनी तारीफ सरकार के इस मामले में करी जाए कम है। तो और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है कि अधिकार सबके लिए होने चाहिए। इस प्रकार विभिन्न लोग विविध तरीकों से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए अलग अलग प्रकार से लोग जो अधिकारों की अवधारणा है वो हमारे सामने रखते हैं। जैसे वोट यहाँ पर दर्शाया, यस और नो। इस अध्याय में हम इस अवधारणा से जुड़े सवालों की पड़ताल करेंगे। अब ये जो अलग अलग प्रकार से जो अधिकारों की बात रखी जा रही है, ये कॉन्सेप्ट रखे जा रहे हैं, इस पर हम लोग इनसे जुड़े जो सवाल है उनकी पड़ताल करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे और उनके सही जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे।
जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या है, जब हम अधिकार शब्द कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना। जब अधिकार शब्द आ रहा है तो क्या हम चिल्लाते, देखो बच्चों मैं आपको ये बात बताऊं, ये सच में भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आज भारत में काफी लोग सड़कों पर उतर के कहते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, काफी लोग सड़कों पर उतर के कहते हैं अधिकार अधिकार अधिकार, परंतु मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूं काफी लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है नहीं पता, अधिकार क्या है नहीं पता, उनको अधिकार की डेफिनेशन पूछ लो उनको नहीं पता। काफी लोग अधिकार अधिकार अधिकार, उन मैंने सच में मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि जो बच्चे कॉलेज से पास आउट होकर के निकल जाते हैं उनसे पूछ लो ना बेटा हमारे देश के संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं कौन से हैं, हमें नहीं पता। ये बड़े दुख की और बड़े श्रम की बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में संविधान हमें इतने बेहतर और शानदार अधिकार दे रहा है, उन अधिकारों की हमें जानकारी ही नहीं है, हमें उनका नॉलेज ही नहीं है। और अब तो क्या है, अब तो बच्चे किताबें पढ़ने से ज्यादा जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे विश्वास करते हैं। मतलब कहीं से भी कोई भी मैसेज फॉरवर्ड होता हुआ आ जाएगा ना, बस उसको सत्य मान लेंगे और उस पर चल पड़ेंगे। नहीं, किताबें पढ़ना तो जनरेशन ने मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म सा कर दिया है, वो बस उसी यूनिवर्सिटी पे चल रहा है कि नहीं जो मैसेज फॉरवर्ड होता हुआ आ जाए हम उसको एक्सेप्ट कर लें। तो ये बड़े दुख का विषय है कि लोगों को नहीं पता होता अधिकारों के हमारे दावों की बुनियाद क्या है। तो हम जो अधिकारों का दावा कर रहे हैं कि साहब ये मेरा अधिकार है, उसकी बुनियाद क्या है, मतलब उसका बेस क्या है। मतलब आज कहूं ये मेरा अधिकार है तो क्यों कह रहा हूं कि ये मेरा अधिकार है। जैसे आज हम कहते हैं समानता होनी चाहिए, समानता का हम दावा करते हैं कि साहब ये हमारी समानता होनी चाहिए, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब मनुष्य एक जैसे हैं तो फिर सबके बीच में समानता भी होनी ही चाहिए। अधिकारों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और इतने महत्वपूर्ण क्यों है, और जब अधिकार हम दे रहे हैं तो कौन से उद्देश्य पूरे हो रहे हैं हमारे, और वो उद्देश्य इतने महत्वपूर्ण क्यों है जिसके लिए अधिकार का कॉन्सेप्ट आया। ये सब कुछ हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का जो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अधिकार क्या है, व्हाट इज राइट। उसी राइट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अधिकार क्या है और अधिकार क्या होते हैं। अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। अब अधिकार क्या है, अगर अधिकार की डेफिनेशन आ जाती है तो आप ये लिख सकते हैं अधिकार मूल रूप से हकदारी है, हम उस चीज पर हक जताते हैं कि साहब ये मेरा है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। और जो हकदारी आप कर रहे हो, जो आप दावा कर रहे हो, दावा का मतलब हकदारी होता है कि आपने उस पर क्लेम कर दिया नहीं साहब ये मेरा है। जैसे मैं कहूं कि नहीं ये मोबाइल मेरा है, मैंने हक दिखाया कि नहीं साहब ये मोबाइल मेरा है, तो ये क्या है, मेरा अधिकार है कि इस मोबाइल का मैं इस्तेमाल करूं। तो हकदारी या दावा है, और वो क्या होना चाहिए, औचित्य सिद्ध होना चाहिए, मतलब सही प्रकार से प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो कल को कुछ भी बोल दोगे कि नहीं साहब मेरी मर्जी, मर्जी नहीं होती है, मर्जी नहीं होती है, हर जगह मर्जी नहीं, औचित्य सिद्ध होना चाहिए कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है। आज जैसे मैं कहूं कि किसी भी इंसान में लड़का लड़की के आधार, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे, या किसी वो विशेष स्थान पे जन्म लेता है उस आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बात सही है, क्यों, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, तो मनुष्य तो फिर ये ऊंच नीच भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, सही बात है ना। तो यहां पर ये जो हक है, ये जो दावा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल बात ठीक है, इसका औचित्य से बात समझ में आती है। परंतु आज मैं एक बात ये कहूं कि भैया मैं स्कूल जा रहा हूं और स्कूल जा रहा हूं, मेरी मर्जी से मैं ड्रेस पहन करके जाऊंगा, मेरा हक है, अरे भाई थप्पड़ मार देंगे ठीक है, स्कूल वाले मुझे ऐसे थप्पड़ मार देंगे, इधर आ मनीष इधर, ये ले मर्जी से पहन करके आएगा, नहीं वहां हक नहीं चलेगा भाई, वहां तो जो स्कूल का ड्रेस कोड है उसको अपनाना पड़ेगा ना। तो हर जगह अधिकार नहीं चलते। यह बताता है कि नागरिक व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। तो अधिकार हमें क्या बताते हैं कि हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे पास हम किस चीज के हकदार हैं, कि हमें क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। एक देश का नागरिक होने के साथ हमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, अधिकार हमें ये बताते हैं। जैसे अब भारत का जो संविधान है उसमें जो 6 मौलिक अधिकार है, उन 6 मौलिक अधिकारों में से वो सारे के सारे अधिकार देश के नागरिकों को तो मिलते ही हैं, उसमें नो डाउट वाली बात है। पर कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारत के जो सिटीजन्स आएंगे उनको भी मिलते हैं, परंतु कुछ है जो कि नहीं मिलते, ठीक है ना, कुछ जो कि नहीं मिलते। तो देश के नागरिक होने के साथ हमें कौन सी चीज के हम हकदार हैं और कौन सी के नहीं है। व्यक्ति, एक व्यक्ति होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, मतलब मैं एक व्यक्ति हूं, एक मनुष्य हूं और इस कारण मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए, तो वो हमें अधिकार से पता चलता है। ये ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं। प्राप्य क्या है कि क्या पाने का अधिकारी है,
लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना सामाजिक न्याय में, प्राप्य क्या है कि क्या पाने के अधिकारी है। तो इनसे ये वो सारी चीजें सब हमारा प्राप्य समझते हैं कि भाई हम इस चीज के पाने के अधिकारी हैं। ऐसी चीजें जिसे शेष समाज ऐसे वेद दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। मतलब पूरा जो समाज है वो ऐसे वेद दावे मतलब एक लीगली उसको क्या करे कि एक्सेप्ट करे कि हाँ भैया ये बात तो बिल्कुल सही है, तो वही क्या आ जाते हैं, राइट्स आ जाते हैं, वही अधिकार हो जाते हैं। अधिकार सीधे से हकदारी है, दावा है जिनका औचित्य सिद्ध हो सके, जिनको सबने स्वीकार कर रखा हो, वही अधिकार है। जैसे ह्यूमन राइट्स यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई। इसका यह मतलब नहीं कि हर वह चीज जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझू अधिकार है। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि भाई मैं जिसको सही समझू, जो मुझे मेरी तरफ से जरूरी लगे वो सब कुछ अधिकार, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं। जैसे फिर कल को आप लोग बोलोगे नहीं मैं तो स्कूल में अपनी मर्जी से ड्रेस पहन के जाऊंगा, मैं व्यक्ति हूं, इस नाते मेरा ये अधिकार है कि मैं कोई से भी कपड़े पहन सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। हर चीज मर्जी से नहीं, ऐसा नहीं कि आप जिसको अपना अधिकार मान लो वो सब कुछ अधिकार हो जाएगा, ऐसा नहीं। समाज सोसाइटी एक्सेप्ट हो, कुछ नियम कानून कायदे हो, उनको एक्सेप्ट जरूरी है। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं, तो ये आपकी इच्छा हो सकती है कि भाई जो निर्धारित पोशाक है उसकी जगह अपन कोई भी अपनी मन मर्जी के कपड़े पहन। देखिए कभी कभार की एक अलग बात है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हुआ उस दिन पहन लिया, आपका बर्थडे वाला दिन है उस दिन पहन लिया, परंतु रेगुलर डेली पर जो स्कूल की ड्रेस है वो आपको पहननी पड़ेगी। अब आप वहां पर नहीं कह सकते नहीं साहब हमारा अधिकार। देखो और एक बात बताऊं, गुरु के सामने और माता पिता के सामने तो ज़्यादा अधिकार दिखाने भी नहीं चाहिए। ठीक है, कभी जैसे अब है ना आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा, ठीक है, भारत के संविधान वाली किताब में, अब उसमें बोलो नहीं मम्मी ये आर्टिकल 23-24 में कह रखा है 14 साल से छोटे बच्चे कोई काम नहीं करेंगे मम्मी, और 18 साल तक जब तक मैं वयस्क नहीं हो जाता तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा। अच्छा बेटा किसने पढ़ाया है? मनीष सर ने मैं पढ़ाया मम्मी, बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं काम, ये भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है, नहीं मम्मी मैं काम नहीं करने वाला। तो फिर आपको जैसे आपने मना करा ना घर के काम के लिए वैसे है ना बिल्कुल मम्मी की वो चप्पल घूमती घूमती आपके बेड तक आकर के टिक टिक करेगी, फिर याद आएगा हाँ मम्मी से पंगा नहीं लेना भाई, मम्मी है वो। तो इसलिए मम्मी को पापा को और गुरु को इनको अधिकार मत दिखाना। तो वो मम्मी तो बोले ना कि हाँ बेटा जा दुकान पे जाके दूध की थैली ला दे, जा बेटा ये काम कर दे, तो कर लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि माता पिता सर्वश्रेष्ठ है, उनकी बात तो माननी चाहिए। तो ऐसा स्कूलों में भी नहीं कि हाँ अपनी मर्जी हम कपड़े पहन करके चले जाए। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूं वह पहनूं, अथवा जब चाहूं तब घर लौटने का अधिकार हो। अब आपकी इच्छा ये भी हो सकती है कि मैं तो देर रात तक घर लौटूं, मैं 12, 1, 2 बजे तक आऊं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अब आप ये कह सकते हो कि साहब मेरे स्वतंत्र हूं, मैं फ्री हूं, मेरा अधिकार है, मैं रहूं कहीं भी रहूं आओ जाऊं, ऐसा नहीं है। तो आपको ड्रेस भी पहननी पड़ेगी और जो कुछ नियम कानून कायदे होते हैं घर के परिवार के उनको भी मानना पड़ेगा। और मैंने स्वतंत्रता वाले टॉपिक में कहा था बच्चों, रोक जो लगाम लगाई जाती है ना बच्चों, वो लगाम कभी भी है ना गलत नहीं होती। जैसे घोड़े को भी एक बार रस्सी देकर के रोक लिया जाता है, वो क्यों रोक लिया जाता है? क्योंकि अगर घोड़ा जहां लक्ष्य होता है ना उस लक्ष्य से अगर आगे जाता है या वो गलत दिशा में जाता है, फट देने उसको खींच लिया जाता है, रुक जा भाई रुक जा। हम गाड़ी में ब्रेक रखते हैं, हाँ क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर मान लो गाड़ी किधर गलत दिशा में जा रही हो या कुछ आगे हो, मुझे दिख रहा है कि नहीं आगे में खाई आ रही है मैं गिर जाऊंगा, तो मैं रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए ही ब्रेक होता है, ये तो रोक दिया अपन। इसी प्रकार से जीवन में हम गलत रास्तों पे ना जाए, इसलिए समाज की परिवार की कुछ रोक हम लोगों पर है बेटा, ठीक है। वो रोक स्वतंत्रता को खत्म नहीं करती है, वो हमें हमारा जीवन बेहतर तरीके से जीने के लिए हमें और मजबूत बनाती है, ठीक है। तो इसलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मैं जो चाहता हूं और जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूं तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है के बीच में फर्क होता है। देखिए मैं जो चाहता हूं वो एक अलग बात है, और मैं स्वयं और जिनका अधिकार का उल्लेख किया गया, इन दोनों में बड़ा अंतर है। एक तो आपका मैं जो चाहता हूं, हमारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, हाँ, पर जिन चीजों का अधिकारों के तौर पर उल्लेख करा गया है वो ठीक बात है। तो आप जो चाहते हैं और अधिकार जो है, उन दोनों के बीच में फर्क होना चाहिए। अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। अधिकार किन बातों का संकेत है? अधिकार किस बात की बात करता है? जिसे मैं मतलब हम, आप में और अन्य लोग सभी सम्मान मतलब रेस्पेक्ट और गरिमा हमारी डिग्निटी का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि अगर हमें जीवन जीना है तो उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण है।
मौलिक अधिकार क्या है? जो कि हमारे जीवन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जीवन महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से अधिकार क्या कह रहे हैं कि जिसे मैं और सभी सम्मान के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी भरा एक अच्छा बेहतर जीवन जीने के लिए वो महत्वपूर्ण है। ऐसे अधिकार, ये इन बातों का संकेत हमारे लिए अधिकार होते हैं, जैसे कि सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको जीवन यापन करने के लिए बेहतर रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी आय मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये सभी के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका बेहतर जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु अब आप बोलो मैं तो स्कूल में अपनी मर्जी से ड्रेस पहन के जाऊंगा। अरे भाई, तू जो स्कूल वाली ड्रेस पहन करके चले जाएगा उसमें तेरा जीवन कौन सा बर्बाद हो जाएगा? कौन सा जीवन बर्बाद हो जाएगा? नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं साहब तू स्कूल की ड्रेस पहन करके जाएगा, आप स्कूल की ड्रेस पहन करके जाओगे तो आपको तो जीवन ही खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो जहां जीवन के पर बात आ जाती है वह अधिकार महत्वपूर्ण बात करते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो आजीविका का अधिकार मतलब आपको अपनी मर्जी से काम धंधा करने का अधिकार, आपको बेहतर रोजगार का अधिकार, आपको बेहतर आय मिलने का अधिकार, आपको बेहतर सुविधाएं मिलने का अधिकार। यह सब कुछ सम्मानजनक जीवन के लिए बड़े जरूरी है कि आपको बेहतर रोजगार मिले, आपको अच्छा काम मिले और उस अच्छे काम से आप अच्छी आय प्राप्त कर सको और अच्छी आय से आप अच्छा जीवन प्राप्त कर सको। इसलिए आजीविका का अधिकार महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारे जीवन बसर को, हमारे जीवन को बड़े तौर पर प्रभावित करता है। यहां पे जो तस्वीर दिखाई गई है वो कानूनी रूप से कानून के लिए दर्शाई गई है। लाभ कर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। देखिए, अब लाभ कर रोजगार में नियोजित, रोजगार में जो हम नियोजित होते हैं, हम रोजगार करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें आर्थिक स्वतंत्रता देता है, हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जैसे मान लो आज एक व्यक्ति है, वो कुछ भी नहीं कमाता और उसके घर में कोई कमाता, तो उसको हर बार क्या है, पैसों के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। चलिए पैसे देते, 20 रुपए देते भाई, 20 रुपए देते, 20 रुपए, 100 रुपए देते, आज कल दे। पर अगर हम खुद कमाते हैं तो हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम हमारे जो खर्चे में करने होंगे हम वो कर सकते हैं। मैं जैसे कपड़े खरीदना चाहता हूं मैं वैसे कपड़े खरीद सकता हूं। मैं जैसे जीवन शैली के साथ अपना जीवन जीना चाहता हूं वैसा जीवन में जी सकता हूं। तो आर्थिक स्वतंत्रता आ जाती है और आर्थिक स्वतंत्रता आने से क्या है, उस व्यक्ति की जो गरिमा है वो प्रमुख हो जाती है, उसको डिग्निटी, उसका सम्मान जो है वो बढ़ जाता है। उसको हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता, हर चीज उसको मांगनी नहीं पड़ती। तो इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों के और प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यहां हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। अब बुनियादी जरूरतों की पूर्ति देखो, अब आपकी आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगी, मतलब आपको रोजगार मिला, आपको अच्छी खासी इनकम मिली। अब अच्छी खासी इनकम मिलने का मतलब यह है कि आपकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, जिसे अपन कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सब की पूर्ति हो गई। इन सब की पूर्ति के बाद हम अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। मतलब जो मेरा रुचि होगा, जो मेरा इंटरेस्ट होगा, मैं उधर जा सकूं। ठीक है, उधर प्रवृत्त होना मतलब उधर ट्रेंड होना, उस ट्रेंड की तरफ मेरा जाना, ये हमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की तरफ भी देता है कि भाई मेरी अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या कह सकता हूं, क्या नहीं। ये भी हमारा उदाहरण आएगा। यह अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो अथवा नृत्य, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में हो। अभी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हमें क्या बनाता है, सृजनात्मक बनाता है। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव बनाता है। बेटा क्या बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, कि हम कुछ क्रिएटिव कर सके, कुछ सर्जन वाला, कुछ बेहतर, कुछ हटकर करके जो कहा जाता है ना, वो हटकर करके हम लोग कर सके। ठीक है, अब मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई कहते हैं आपको कि यही काम ऐसे ही करना है, ऐसा ही करना है काम, तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा। पर कोई बोले भाई तू तेरे हिसाब से जैसे बेस्ट कर सकता है ना वैसे कर दे, तो फिर आपके थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाओगे, ऐसा नहीं है ये चीज यहाँ पर, ये यहाँ पे आपको क्या है, जैसे ही फ्रीडम दी गई कि भाई तू जैसा करना चाहता है, उससे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगी, वो बाहर आएगी। जैसे काफी जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं बेटा जो तुझे जीवन में करना है वो कर ले। अब आपके पास ऑप्शन है, आप जो कुछ क्रिएटिव, कुछ बेहतर कर सकते हो, आप करना चाह सकते हो, वो कर सकते हो। पर कोई कहे नहीं बेटा डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, तो भाई फिर बन डॉक्टर। सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देते हैं, जैसे कि भाई कुछ लेखन के क्षेत्र में हो गया, कुछ नृत्य हो गया, संगीत, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये विश्वास और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विश्वास और जो मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है उसको अनुमति देती है। लोकतांत्रिक सरकारों के लिए क्यों जरूरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? क्योंकि अलग अलग जो विश्वास, अलग अलग जो मत के लोग होते हैं, मतलब अलग अलग चीजों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको जब बोलने की, उनको अभिव्यक्त करने की आजादी मिलेगी, तभी तो लोकतांत्रिक सरकारों को पता चलेगा
जाएगा ना कि हम क्या बेहतर कर रहे हैं और क्या बेहतर नहीं कर रहे हैं, कौन से वर्ग की क्या मांग है और कौन से वर्ग की क्या मांग नहीं है। आजीविका का आधार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसी वजह से उनकी प्रकृति विश्वजनीन कही जाती है। अब आजीविका का अधिकार हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे भारत में लोग रह रहे हों, अमेरिका में रह रहे हों, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों, इंग्लैंड में रह रहे हों, पूरे विश्व में कहीं पर भी लोग रह रहे हों, सभी के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इसलिए जो इनकी प्रकृति, इनका जो नेचर है, इनका जो स्कोप है कि कहाँ तक है, ये विश्वजनीन है, मतलब पूरे विश्व में है। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण है कि सभी पूरे विश्व ने इनको एक्सेप्ट कर रखा है। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है, ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। और दूसरा आधार क्या है कि हमें अधिकारों की दावेदारी का, कि वो बेहतर है, हमारी बेहतरी के लिए, हमें बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, कि हम और बेहतर बन जाए उसके लिए आवश्यक है। और लोगों की उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग करते हैं, मतलब जो लोगों की कैपेसिटी है, जो लोगों का टैलेंट है, उसको विकसित करने में, उसको बढ़ावा देने में बड़ा सहयोग करते हैं अधिकार। उदाहरण, शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। अब जैसे कि शिक्षा का अधिकार, तो राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन से क्या है कि जब व्यक्ति पढ़ेगा, अब जैसे बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहा करते थे, शिक्षा वह सैन्य का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नेल्सन मंडेला जी क्या कहा करते थे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे बड़ी हथियार अगर कुछ है तो वो शिक्षा है। तो शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा अगर व्यक्ति पढ़ लेगा तो उससे क्या है, तर्क शक्ति विकसित होगी, मतलब सोचने समझने की जो ताकत है वो बढ़ेगी कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसमें उपयोगी कौशल है, जो टैलेंट है वो उसमें आएगा, उसमें सूझबूझ करके चयन करने का जो सक्षम बन जाएगा कि साहब ये सही होगा या ये गलत होगा, मुझे कौन सा चयन करना चाहिए और कौन सा नहीं। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। और व्यक्ति के कल्याण के लिए, ठीक है, व्यक्ति के भला होने के लिए, व्यक्ति के अच्छे के लिए शिक्षा को अनिवार्य समझा गया है कि एजुकेशन तो बड़ी कंपलसरी है, बड़ी ही कंपलसरी है। ठीक है, एजुकेशन तो सबको लेनी चाहिए, इसलिए इसको क्या मान लिया गया, सार्वभौम अधिकार मान लिया गया, मतलब यूनिवर्सल राइट माना है। पूरी दुनिया मानती है कि सबको शिक्षा का तो अधिकार होना ही चाहिए, राइट टू एजुकेशन तो होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी जो बच्ची है वो राइट टू एजुकेशन का बोर्ड लेकर करके खड़ी है। ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, ठीक है, तो मुट्ठी में इसके क्या है, राइट टू एजुकेशन। बहरहाल अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो अधिकार नहीं माना जा सकता। देखिए, अब कोई भी ऐसा काम जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे भले के लिए नुकसानदेह है, मतलब बेकार है, तो उसको हम अधिकार नहीं मान सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए डॉक्टर्सों ने प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और चूंकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्तों पर भी दुष्प्रभाव डालती है, इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करने या सुई लगाने या धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए। देखिए, अब डॉक्टर्स ने जो रिसर्च करी उससे ये पता चला, जो नशीली चीज़ें होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खराब होती है और रिश्तों के लिए भी खराब होती है। आप एक आंदोलन चला था बच्चों आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन। उसमें महिलाओं ने शराब की दुकानें बंद करवाने के विरोध में आंदोलन करा था कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। अब देखो, महिलाएं शराब का सेवन नहीं करती, परंतु क्यों? क्योंकि एक तो जितने भी वहाँ उनके पुरुष हैं उस पूरे गांव के, वो पुरुष शराब का सेवन करते थे। अब उससे क्या है कि महिलाओं को कमाने के लिए जाना पड़ता था। अब महिलाएं जो कमा करके लाती थी वो भी पुरुष शराब में खराब कर देते थे। ठीक है, उन दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, वो खराब होते थे, बच्चों का जीवन है वो बर्बाद हो जाता था। तो इस प्रकार से जो नशीली चीजें हैं उनसे क्या है, पूरा का पूरा जो शरीर तो खराब होता ही है, परंतु उसके साथ जो संबंध है, रिश्ते हैं, वो भी हमारे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं कहे कि नहीं साहब मुझे तो नशीले पदार्थ लेने का अधिकार है, ठीक है, धूम्रपान का अधिकार है, कोई जो सुई हुई लगाने का कि भाई इससे मुझे ये नशा हो जाएगा, ये वाला अधिकार है, ये अधिकार नहीं, ये गलत चीजें हैं। और इन पर तो कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ा सा धीरे धीरे सरकार कैसे न कैसे करते इन पर रोक लगाए और इन चीजों से मुक्त कराए। धूम्रपान के मामले में तो ये उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वालों के आसपास होते हैं। अब धूम्रपान तो उनके लिए भी नुकसानदेह है जो उनके करने वालों के आसपास बैठे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कर रहा है और उसके आसपास बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी नुकसानदेह है। नशीले पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे कभी कभी हमारे आचरण के रंग ढंग को बदल देते हैं और हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। अब जो नशीले पदार्थ होते हैं वो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, परंतु हमारा आचरण, हमारा रंग ढंग भी बदल देते हैं। जैसे कि
आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो शराब पीने के बाद बिल्कुल मस्त हो जाते हैं ठीक है ना। अब उनका रंग ढंग ही बदल जाता है। जो व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं बोल पाता था वो शराब पीने के बाद ऐसी तो इंग्लिश बोलता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है जैसे लग रहा है कि भाई साहब ये तो कब चुप रहता था, ठीक है ना। और मतलब कुछ लोग तो पीने के बाद मतलब मैं इधर चला मैं उधर चला, ना जाने में किधर चला, ठीक है। तो चलते जाते हैं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कुछ ज़्यादा पी लेते हैं तो वो वहीं उधर उधर में यहीं डाउन हो जाते हैं। तो आचरण में ही बड़ा रंग ढंग आ जाता है और दूसरों के लिए खतरा साबित हो जाते हैं कि हाँ भैया नहीं, अब इससे बच करके रहना थोड़ी देर। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। तो जो भी चीज हमारे जीवन के लिए खतरनाक होगी, जैसे कि धूम्रपान हो गया या प्रतिबंधित जो दवाएं हैं, उनका सेवन कभी भी हम अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, उनको मान्य नहीं कर सकते। ओके, तो इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अधिकार क्या है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है। और पढ़ते रहिए बच्चों, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कराते रहिए। आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।